Yes, good morning to all of you. Please join the class. Good morning, everyone. Very good morning to all of you. कौन कौन है क्लास में? सार्थक है, अमन, गुड मॉर्निंग। आर्यन, भावेश, जन्नत, कृतिका, महक, उजस्विनी, प्रखर, राधा, रितिका, ऋतु, स्वयं, विशाखा। ठीक है बेटा, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास। करेंगे स्टार्ट, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आइए क्लास में सब करेंगे स्टार्ट। चलिए, ओके, तो एज आई टोल्ड यू, आज बस एक ही क्लास है, ठीक है। आप लोग जल्दी फ्री हो जाओगे अगर हम जल्दी कर लेंगे तो, और वैसे हम जल्दी कर भी लेंगे बिकॉज हमारे छोटे से टॉपिक्स रह गए थे लास्ट क्लास के। 3 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एंड उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यूज, जो कि बहुत ही कम है। 25 से 30 एमसीक्यूज हैं, हाफ एन आवर में कंप्लीट कर देंगे। तो अगर हम चाहें तो इसको हम 1 आवर और 1.5 आवर के अंदर ही कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। अब आई डोंट नो आज आपकी मैथ्स की क्लास है या नहीं है, मे बी होगी, तो स्टिल आप लोगों को थोड़ा टाइम गैप ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट भी थोड़ा डिले किया है कि चलो थोड़ा सा, आज सबका शेड्यूल बिजी था, राइट, काफी लोगों का, इवन मेरा भी। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा डिले स्टार्ट किया है हमने, और जल्दी भी मैं आपको फ्री कर दूंगा। तो आज की तरफ से एकदम लाइट क्लास, ठीक है। बट कमिंग डेज विल बी लाइक जो कंप्लीट होगा, ठीक है, क्योंकि बीसीआर हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक तक आपके बीसीआर को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप कोई क्लास उसमें मिस नहीं होगी। 6 से 7 क्लास हम देंगे अपने बीसीआर को, और वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो टाइम रहेगा उसके बाद वो हम इको पे एक्सटेंड कर लिया करेंगे। लाइक 10:30 टू 12:30 हम आराम से दे सकेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे अब टाइम बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है हम, ठीक है, ऑलमोस्ट एंड होता जा रहा है इको का भी, बीसीआर का भी। तो आप लोगों का मेरी तरफ से फ्री हो जाएगा, फिर आप लोग घर पे बैठ के आराम से प्रैक्टिस कीजिए, पेपर की तैयारी कीजिए, और डाउट्स साथ के साथ क्लियर करते रहिए। ओके, तो ठीक है बेटा, अब करते हैं स्टार्ट। ऑलमोस्ट ज्वाइन कर चुके हैं जिन्होंने करना था। आइए, अब अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और करते हैं स्टार्ट अपनी क्लास को आज, ठीक है, विद द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस जो हम कर रहे थे। ओके, कम। यस, तो आज का टॉपिक हमारा बेटा होगा क्या पहले। लास्ट में हमने जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था बिजनेस, उसमें हमने कौन कौन सा डिस्कस किया था? सोल प्रोप्राइटरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पार्टनरशिप का। बहुत बेसिक सी चीज मैं आपको बताता जाऊंगा। वैसे आप लोगों ने ये देख रखा है, पार्टनरशिप, कंपनी, एलएलपी, राइट। तो ये सब हम बेसिक्स की बातें करेंगे बस, जो इंपॉर्टेंट है, और वो नोट्स लेके फिर एमसीक्यूज पे आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप से। क्या होता है पार्टनरशिप, बताइए, किसी को आइडिया पार्टनरशिप क्या होता है? आप लोग से पूछे पार्टनरशिप क्या है, तो आप लोगों ने पार्टनरशिप के बारे में क्या पढ़ा है? आप लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स में भी आपने पढ़ा होगा, राइट। तो व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? क्या क्या क्राइटेरिया है पार्टनरशिप को समझाने के? कॉन्ट्रैक्चुअल को ओनरशिप, वेरी गुड। व्हाट एल्स? कृतिका सेड कॉन्ट्रैक्चुअल को ओनरशिप, वेरी गुड। Okay, then contractual co-ownership between how many persons for forming a partnership? How many persons are required for forming a partnership? Contract between two or more persons, two or more, right? The exact answer is for partnership क्या कहता है? That minimum two, yes, minimum two होना चाहिए, at least two, है ना? दो तो होने चाहिए, बिकॉज पार्टनरशिप क्या है भाई, पार्टनर्स है ना, और उनके बीच में रिलेशन है। तो अकेला बंदा कैसे पार्टनर बन जाएगा? वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, है ना। मैक्सिमम 50 जो आप कह रहे हैं वो अमन अदर बिजनेस के केस में है। फॉर बैंकिंग बिजनेस इट इज 10। 50 भी नहीं, इनफैक्ट 10 और 20 का केस है, ठीक है। 50 तो नहीं है। मैक्सिमम तो अनलिमिटेड ही हो सकता है इसका, ऐसा कुछ नहीं है आपका, ठीक है। बट इसका फॉर्म कर दिया गया है एक छोटा सा क्राइटेरिया कि 10 जो होते हैं वो बैंकिंग बिजनेस में होते हैं, और 20 जो होते हैं वो अदर बिजनेस में होते हैं, ठीक है। बट हम समझते हैं ऐसे कि मिनिमम जो है वो दो चाहिए, मैक्सिमम पे कुछ ऐसा लिमिट नहीं है।
मैक्सिमम की अगर हम लिमिट देखें तो फिर तो वो बैंकिंग बिजनेस और अदर बिजनेस आ जाता है। तो बैंकिंग बिजनेस अगर है तो वो हमारा 10 है, और अगर अदर बिजनेस है तो वो 20 है। तो आप ये समझो कि बैंकिंग के अलावा जितने भी बिजनेस है तो उसमें पार्टनर्स 20 हो सकते हैं। 50 का तो लिमिट नहीं है, मे बी वो 1956 में हुआ करता था, राइट। ओके, आइए, 1956 कंपनी का हो गया, हमारा ये 1932 का एक्ट है ना, तो 50 का तो कोई ऐसा इसमें है नहीं, बट हाँ इतना समझते हैं हम कि 2 और मोर पर्सन चाहिए हमें फॉर क्रिएटिंग द पार्टनरशिप। यस, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप को बेटा? सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि पार्टनरशिप को समझने के लिए आप बताओ कि हमें कितने लोगों की जरूरत है फॉर क्रिएटिंग अ पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप इज व्हाट? रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्संस, रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्संस। तो मिनिमम क्राइटेरिया हमने क्या देखा? दैट मैक्सिमम, सॉरी, मिनिमम 2 पर्संस आर रिक्वायर्ड। मैक्सिमम की क्या लिमिट है? तो मैक्सिमम की अगर हम लिमिट देखें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। बिजनेस कैसा है? मैक्सिमम लिमिट अगर आपको लगाना है पार्टनर्स पे तो आपको देखना पड़ेगा बिजनेस कैसा है। द फर्स्ट वन इज बैंकिंग बिजनेस। क्या आप जो बिजनेस कर रहे हो वो इट इज रिलेटेड टू बैंकिंग, मतलब आप लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करवा रहे हो, आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो, हर एक वो जो बैंक करता है आप भी कर रहे हो, या फिर उसके अलावा कोई बिजनेस है, लाइक एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस बैंकिंग बिजनेस सब इंक्लूड हो जाएगा अदर अदर फर्म्स में, अदर बिजनेस में, ठीक है। तो अगर हम मैक्सिमम लिमिट की बात करें बेटा तो बैंकिंग बिजनेस में 10 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, एंड अदर बिजनेस में 20 पार्टनर्स। ओके, मैक्सिमम की बात करें तो देखना पड़ेगा कि बिजनेस कौन सा है, बैंकिंग का या अदर फर्म से, अदर बिजनेस है, बैंकिंग के अलावा जो बिजनेस है। तो बैंकिंग में 10 है और आपका अदर बिजनेस में 20 पार्टनर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको मिनिमम का ध्यान रखना है पार्टनरशिप में और मैक्सिमम लिमिट पे ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करें, जैसे कृतिका आपने बताया कॉन्ट्रैक्चुअल को ओनरशिप है। अब को ओनरशिप तो आपको पता चल गया, को ओनरशिप किस लिए? क्योंकि एक ही पर्सन नहीं है, बहुत सारे पर्सन है, तो यहाँ पे को पार्टनरशिप है, ठीक है। को मेंबर्स है, को पार्टनर्स हैं सब। बट व्हाट इज कॉन्ट्रैक्चुअल? कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब क्या है? तो बेटा कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब ये है कि देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। आपको तो पता ही है ना, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फ्रॉम द एग्रीमेंट, आप लोगों ने लॉ में पढ़ा होगा, राइट, कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेड अप बाय द एग्रीमेंट, ठीक है। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो व्हेन वी आर सेइंग कि partnership is a contractual co-ownership, that means this is made by the agreement, सबके बीच में एग्रीमेंट हो रखा है। तो इसीलिए नेक्स्ट क्या है? देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनरशिप, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। एंड बेटा वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है, सर या दिख रहा नहीं है। एक मिनट, दिख रहा है बेटा? यस सर। ओके, हाँ कृतिका, वो आंसर आपने मुझे दे दिया। अभी मैं यही क्वेश्चन पूछने वाला था कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है, इस एग्रीमेंट का नाम क्या होता है पार्टनरशिप में? आप लोग भी बताएं, बाकी लोग भी। जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट किया जाता है पार्टनरशिप में, उस एग्रीमेंट का नाम क्या होता है? बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड प्रखर, आज फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स देख रहा हूं मैं, कुछ न्यू स्टूडेंट्स दिख रहे हैं मुझे। ओके, वेरी गुड। Yes, so this is important. The contractual agreement between partnership is known as partnership deed, right? Partnership deed. This is important. ये आप लोगों को पता है। पार्टनरशिप डीड क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है पार्टनर्स के बीच में, वो उनका एग्रीमेंट जो कहलाता है वो पार्टनरशिप डीड है, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात क्या आ गई इसमें भाई? राधा बेटा, इसमें इंटरनेशनल मार्केटिंग की क्या बात है? इसमें इंटरनेशनल मार्केटिंग जैसा कुछ नहीं है।
कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट जो होता है पार्टनर्स के बीच में, हम उसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है। नाउ पार्टनरशिप डीड क्या है? सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे लॉज जो हैं, जो कि एक पार्टनर्स को अवॉइड करने पड़ते हैं व्हाइल फॉलोइंग द पार्टनरशिप, वो सब आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है, ठीक है। क्या क्या लिखा होता है? लाइक कितना कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करेगा, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक है। मतलब वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, ठीक है। उनका सैलरी के बारे में लिखा होता है, ठीक है। तो वो सब हमें पता है कि इसमें क्या क्या लिखा है। इवन मैक्सिमम और मिनिमम नंबर के पार्टनर्स भी पार्टनरशिप डीड में होते हैं। तो एवरी लॉज एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू द पार्टनरशिप इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। ओके, पर्पस क्या है पार्टनरशिप में आने का, ठीक है, सब कुछ आपका पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क कि जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की इन पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म विल बी लिमिटेड और अनलिमिटेड? लिमिटेड। नो, इट्स अनलिमिटेड। इन द पार्टनरशिप इट्स अनलिमिटेड। लिमिटेड का ही कॉन्सेप्ट लाने के लिए दूसरा पार्टनरशिप आया विच इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। बट सिर्फ पार्टनरशिप की बात करें तो दिस इज अनलिमिटेड। अभी मैं आपको बताऊंगा, एक बार रुको। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म, the liability of partners in partnership firms will be unlimited, will be unlimited. ओके फाइन। नाउ आप लोग मुझे बताइए, क्या आप लोगों को पता है कि ये लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हेन वी आर सेइंग कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, वहीं अगर हम कुछ चीजों को देखें, कुछ फर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो ये लाइबिलिटी लिमिटेड होने का और अनलिमिटेड होने का मतलब क्या है? दे आर लाइबल टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज फ्रॉम देयर पर्सनल एसेट्स। वेरी गुड। क्या बात है कृतिका, मेरे क्वेश्चंस का आंसर्स आप एडवांस में आज दिए जा रहे हो। वेरी गुड। ओके गाइस, यस, जो आपका लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है ना, म्यूचुअल कंसेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। ये भी एक फीचर है हमारा म्यूचुअल कंसेंट का। ओके, म्यूचुअल एग्रीमेंट जिसे भी हम बोल सकते हैं, तो वो हमारा होता है। बट बिफोर दैट, लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब बेटा ये है, व्हेन वी आर सेइंग लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक पार्टनर्स ने, या सपोज कर लो कोई भी एक मेंबर जिसका बिजनेस में कंट्रीब्यूशन है, अगर वो कैपिटल लेके आता है बिजनेस में, ठीक है, तो तो लाइबिलिटी लिमिटेड होने का मतलब ये है कि कल को अगर कुछ इंसॉल्वेंसी होती है फर्म, या अपना कर्ज चुका नहीं पाती है, ठीक है, अपने लोन्स पे ऑफ नहीं कर पाती है, तो कल को जब ऐसा सिचुएशन आएगा, तो जो मेंबर्स होंगे पार्टनर्स के, कंपनी के, पार्टनरशिप्स के, कंपनी के, कुछ भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, जो उसके मेंबर्स होंगे, तो वो कहां तक लाइबल होंगे? क्या वो सबकी लाइबिलिटी पे करते रहेंगे? मान लो किसी का 10 लाख का लोन पड़ा हुआ था हमारे सर पे, हाँ, और हम पे ऑफ करने के लिए पॉसिबल नहीं है, लाइक वी आर नॉट इन अ सिचुएशन टू पे ऑफ दिस डेट, तो हम कहां तक लाइबल है? बेटा अगर लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो आप लोग तो वहां तक लाइबल हो जहां तक आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में। अगर आप लोगों की मैक्सिमम पार्टनरशिप कैपिटल कंट्रीब्यूशन सपोज करो फिर 5 लाख तक का है एक पार्टनर का, ठीक है, तो वो जो पार्टनर है ना, जितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वो उतने के लिए ही लाइबल होगा डेट को पे ऑफ करने के लिए। उसके पर्सनल चीजों पे आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, कि मान लो 5 लाख का लोन उतर गया 10 लाख में से, रिमेनिंग 5 लाख बचा। अब भाई रिमेनिंग 5 लाख उसके पास है ही नहीं, और अगर है तो उसके पास पर्सनल एसेट्स है, लाइक बिल्डिंग है, लैंड है, ठीक है, इन सब फॉर्म में है, उसके पास प्रॉपर्टी है उसके पास अच्छी खासी। बट प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम उसकी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं अपना क्लेम लेने के लिए? नो। अगर उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो आप उसके पर्सनल एसेट्स पे क्लेम नहीं कर सकते। गॉट इट? आप सिर्फ वहां तक क्लेम कर सकते हो जहां तक का उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, उससे ऊपर के लिए आप क्लेम कर ही नहीं सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी तक आप जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। और अगर हम बात करें
अनलिमिटेड लाइबिलिटी की, तो बेटा तो तुम्हारा जितना लोन है तुम उसकी पर्सनल एसेट से भी उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट में जाएगी बात, ठीक है, तो कोर्ट वाले बोल देंगे ठीक है अगर इतना पे ऑफ वो कर सकता है फर्म्स के प्रॉफिट से, वेल एंड गुड, कैपिटल कंट्रीब्यूशन से पे ऑफ हो गया, रिमेनिंग जो अमाउंट बचा है इसके पर्सनल एसेट से भी क्लेम कर सकते हैं। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने का मतलब ही यही है कि बेटा तुम अपना जो डेट है ना, जो आउटसाइडर्स होते हैं वो अपना क्लेम जो है बिजनेस से कितना भी कर सकते हैं, चाहे उनके पर्सनल एसेट्स तक क्यों ना जाना पड़े, ठीक है। तो वही होता है यस, अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि एवरी वन लाइबल विद इंक्लूडिंग पर्सनल प्रॉपर्टी, राइट, बिल्कुल सही बात है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने का मतलब ये कि कल को ऐसा सिचुएशन आया कि जो फर्म है वो अपना लाइबिलिटी जो है वो उतार नहीं पा रही है, ठीक है, उसको सेटल नहीं कर पा रही अपने उसको लाइबिलिटी को, तो उस लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए उसके फर्म्स को भी बेचा जा सकता है, उसके पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जा सकता है, उसका घर भी नीलाम किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है पार्टनरशिप फर्म में कि अनलिमिटेड है सबकी लाइबिलिटी, तो बहुत ज्यादा रिस्क है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। अच्छा आगे आइए, लास्ट पॉइंट इसका लिखिए, ओनरशिप ऑफ पार्टनरशिप कैन नॉट बी इजिली ट्रांसफर्ड, ownership of partnership firm is not easily transferable। लाइक आप इतना इजी किसी एक से दूसरे पर्सन को जो ओनरशिप राइट है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। लाइक सपोज करो मेरी एक फर्म है और मैं तुम में से, तुम स्टूडेंट्स जितने भी हो, तुम में से किसी एक को अपने फर्म में पार्टनर बनाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अपना ओनरशिप तुम्हें भी देना चाहता हूँ, तुमको भी ओनरशिप राइट देना चाहता हूँ, तो इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल बट दिस इज नॉट इजिली पॉसिबल, ओके। ओनरशिप ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट इजिली ट्रांसफरेबल। तो बेटा ये इजिली क्यों नहीं है? बिकॉज यस, वी रिक्वायर्ड द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। प्लीज राइट डाउन, a new partner can be admitted only if other partners give their consent। अगर बाकी पार्टनर्स अपना कंसेंट दे दें तो दैट मीन्स जिस भी पर्सन को आप पार्टनरशिप में लेके आना चाहते हैं आप उसको इजिली लेके आ सकते हैं अगर सारे पार्टनर्स परमिट कर दे तो, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हो आप 14 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी, ठीक है, हम सब पार्टनर्स हैं, ठीक है। और अगर हम किसी एक और पर्सन को, एक और स्टूडेंट को सपोज करो अपना पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, ठीक है, हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं मैं और आप सब मिलके, ठीक है। तो अगर किसी नए स्टूडेंट को हम अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं फर्म में, तो बेटा मैं तब तक नहीं बना सकता, या आप में से कोई भी नेक्स्ट पर्सन को तब तक नहीं ला सकते बिजनेस फर्म में जब तक सारे पार्टनर्स एग्री ना करते, ठीक है। तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग मी, सबका कंसेंट जरूरी होगा फॉर इंक्लूडिंग दी अनदर पर्सन इनटू द पार्टनरशिप फर्म, ओके। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। नाउ पर्पस क्या है पार्टनरशिप में आने का? द पर्पस इज टू share the profits and losses of the firm। The purpose of forming partnership is to share the profits and losses, is to share the profits and losses of the firm। राइट, यही कुछ बेसिक्स बात होती है पार्टनरशिप के बारे में कि इफ वी आर क्रिएटिंग अ पार्टनरशिप, हम क्यों पार्टनरशिप क्रिएट कर रहे हैं? नॉर्मल सी बात है, मैं अकेला हैंडल नहीं कर पाया, ठीक है, भले प्रॉफिट हो रहा था बट मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था बिजनेस को, नाउ मैं चाहता हूँ प्रॉफिट और बढ़े और कंट्रोल सबके बीच में बढ़ जाए, अकेला मुझे ध्यान ना देना पड़े, तो पार्टनरशिप इज बेस्ट। प्रॉफिट भी सबको मिल जाएगा,
एक का पूरा फोकस नहीं रहेगा तो एक पे इतना ज्यादा रिस्क भी नहीं होगा, बर्डन भी नहीं होगा, बर्डन और रिस्क बट जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को कंट्रीब्यूट शेयर करने के लिए हम लोग पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या ये जरूरी है कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हमेशा इक्वली शेयर किए जाएं? क्या ये जरूरी है? नो। ओके, वेरी गुड। ये जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो पार्टनरशिप फर्म के हैं वो इक्वली शेयर किए जाएंगे। इक्वली कब शेयर किए जाएंगे? व्हेन देयर विल बी नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनरशिप। ओके, यस, एज पर मेंशन्ड इन द डीड। पार्टनरशिप डीड इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट जो कहता है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किए जाएंगे। आप लोगों ने पार्टनरशिप फर्म्स किया है अकाउंट्स में, हम लोग उसमें एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, डिसोल्यूशन, है ना, डेथ ऑफ द पार्टनर करते थे, जिसमें हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वही हो गया गेनिंग रेशियो, सब निकालते थे। ठीक है, तो सब उसमें क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का पर्पस, सो दैट वी गेट टू नो कि भाई प्रॉफिट्स कल को होंगे बिजनेस को तो वो किस रेशियो में शेयर किए जाएंगे, राइट? तो आपका जो होता है प्रॉफिट एंड लॉसेस का शेयरिंग, वो जरूरी नहीं बेटा इक्वल उसमें हो। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ कहता ही नहीं है, तब तो इक्वल शेयर किया जाएगा। अदरवाइज इफ इट इज रिटन इन द पार्टनरशिप दैट, सपोज करो देयर आर 3 पार्टनर्स, तो दोज 3 पार्टनर्स विल शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 और 3:2:2, एनीथिंग। ओके, कुछ भी हो सकता है। बट इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो एवरी पार्टनर्स विल शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली 1:1:1। ठीक है, तो ये हमारा होता है पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट्स एंड लॉस शेयर करने का तरीका। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट दीज आर सम बेसिक थिंग्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग पार्टनरशिप फर्म जो कि आपको पता होना चाहिए। फाइन, तो ये था हमारा पार्टनरशिप। अब बात क्या है बेटा, नेक्स्ट जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ठीक है, तो उसमें क्या आता है हमारा, देखिए वो हमारा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक बार, आइए। मेरिट्स डिमेरिट्स आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पार्टनरशिप है तो क्या मेरिट है? जॉइंट ओनरशिप है, ठीक है, आपका म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट है, ठीक है, आपका रिस्क बर्डन जो है वो लो हो जाता है या बढ़ जाता है। ठीक है, ये सब आपका मेरिट्स हो सकता है। डिमेरिट्स देखें तो सबसे बड़ा डिमेरिट्स तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, तो आपको ऐसे भी आप लोग उसका रीड कर सकते हो। आइए जरा आगे देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ business is limited liability partnership। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एलएलपी, राइट? नाउ एलएलपी और पार्टनरशिप में डिफरेंस तो है, बहुत बहुत ही डिफरेंस है, ऐसी बात नहीं है, बट उसी से निकला हुआ एक पार्ट है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है पार्टनरशिप से ही निकला हुआ एक पार्ट है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। लाइक कंपनी होती है ना, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, है ना, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, बहुत टाइप की कंपनी होती है। उसी तरीके से पार्टनरशिप भी पहले सिर्फ पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता था। इन दी पार्टनरशिप एक्ट 1932, लास्ट जो हमने डिस्कस किया है उस पार्टनरशिप का एक्ट किया है 1932, राइट? यस, वेरी गुड। But this limited liability partnership is what? Limited liability partnership is another form of partnership which includes some of the features from partnership and some of the features from company, right? तो जैसे कंपनी के बहुत सारे तरीके होते हैं, पार्टनरशिप को भी बहुत सारे तरीके देने थे, बट कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो दोनों कॉमन शेयर करेंगे, जो कि कहलाएगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। बट बेटा आपको पता है पर्पस क्या था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को बनाने का? पर्पस यही था, पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। तो बहुत रिस्की वाली बात नहीं है ये, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है ये, कि मतलब कल को अगर कुछ होता है ऐसा सिचुएशन जहां पे इंसॉल्वेंट हो जाए फर्म और हम पे कैपेबल ना हो पे ऑफ करने के लिए अपनी लाइबिलिटी को, तो दैट मीन्स तुम तो हमारे पर्सनल एसेट तक आ जाओगे, है ना, तुम तो अपना क्लेम हमारे पर्सनल चीजों पे भी मांग लोगे, पर्सनल एसेट तक हमारा चला जाएगा, हम तो रोड पे आ जाएंगे ऐसे।
तो इसीलिए आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आया कि ये एक ऐसा पार्टनरशिप कहलाएगा जिसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। तो इस पार्टनरशिप को हम इसी खास फीचर के नाम से जानते हैं, बिकॉज द लाइबिलिटी इज लिमिटेड, राइट। लाइबिलिटी इज लिमिटेड। जो आपके ये क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, जो आपके डेट होल्डर्स हैं, ठीक है, आउटसाइडर्स, ठीक है, इधर सिक्योर और नॉन सिक्योर डेटर्स, क्रेडिटर्स, वो आपके पर्सनल एसेट्स पे क्लेम नहीं कर पाएंगे। वो वहां तक क्लेम कर सकते हैं जहां तक आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है बिजनेस में, ठीक है। आपके पर्सनल एसेट्स तक नहीं जाया जाएगा। तो ये बात होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की। अदरवाइज तो जैसे आप लोग कह रहे हो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पार्टनरशिप एंड बिजनेस फर्म, वो एकदम सही बात है। लाइक पार्टनरशिप का देखा जाए तो क्या है, परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, ठीक है। अगर हम एलएलपी की बात करें और कंपनी की बात करें तो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन कॉमन सील होता है। पार्टनरशिप इट्स नॉट मैंडेटरी टू रिक्वायर्ड, ठीक है, वॉल्यूंटरी है, आप करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहे आपको जरूरत नहीं है आपको रजिस्टर करवाने की। बट एलएलपी हो या कंपनी हो, मैंडेटरी है उसको रजिस्टर करवाना, ठीक है। तो ये चीज देखी जाती है। आइए डिस्कस करते हैं एलएलपी के कुछ फीचर्स। सबसे पहली बात तो आपको ये है कि लिखना है, प्लीज राइट डाउन। इंडिया में एलएलपी जब आया तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने गवर्न करना स्टार्ट किया, और आज भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ही इनको गवर्न करती हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। यस, जो कंपनी की डीलिंग होती है ना, जहां मिनिस्ट्री है आपका, कॉर्पोरेट अफेयर्स का भी मिनिस्ट्री होता है, ठीक है। नया अगर आपको बिजनेस खोलना है, कंपनी खोलना है या फर्म खोलना है, ठीक है, तो वहां पे रजिस्टर करवाना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। वहीं से आपको डिन मिलता है, वहीं से आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे जाके आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ता है, एलएलपी को और उसको भी, कंपनी को भी। पार्टनरशिप तो एक्ट के तहत आता है 1932, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं कहीं पे रजिस्टर करवाना, इट इज वॉल्यूंटरी, आप करवा भी सकते हैं, आप नहीं भी करवा सकते, ठीक है। यस, राइट डाउन नेक्स्ट थिंग, एलएलपी हैज टू बी मैंडेटरीली, एलएलपी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्न्स द एलएलपी। कौन रेगुलेट करता है एलएलपी को? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एलएलपी हैज टू बी मैंडेटरीली रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट। एलएलपी का एक्ट क्या है बेटा, बताओ? अंडर एलएलपी एक्ट, एलएलपी का एक्ट ईयर, वेरी गुड वेरी गुड, 2008, ओके। 2008 के तहत, एलएलपी एक्ट के अधिनियम के तहत आप लोगों को ये जरूरी है कि आप अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप खोल रहे हैं तो इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द एलएलपी एक्ट, राइट। यस, नेक्स्ट इज LLP is a separate legal entity. LLP is a separate legal entity. Which is different from its partners. Which is different from its partners. Like जैसे हम कंपनी की बात करते हैं ना, कंपनी के मेंबर्स और कंपनी दो अलग बातें हैं। आपने आप लोगों ने सालमन वर्सेस सालमन का केस सुना है क्या? सालमन वर्सेस सालमन एंड कंपनी, बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा आप लोगों ने। यस, सालमन एंड सालमन कंपनी के बारे में किसी को पता है? कोई आइडिया क्या है, क्या है उस केस में? उस केस में यही फीचर डिस्कस किया है, सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में। क्या है, देखो काफी सारे केसेस होते हैं, तो उस केस का रेफरेंस लेके ना, कंपनी हो, कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, उसके फीचर्स को बनाया जाता है। लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेपरेट लीगल एंटिटी, तो सेपरेट लीगल एंटिटी जो है ना, वो सालमन एंड सालमन कंपनी सालमन एंड सालमन कंपनी के जो केस लॉ हुआ था उसमें ये रेफरेंस मेंशन है। यस प्रखर, एज यू आर सेइंग दैट कंपनी एंड ओनरशिप इज डिफरेंट पर्सन, यही लिखा हुआ है सालमन एंड सालमन कंपनी में। देखो, सालमन एक पर्सन था,
और उसकी कंपनी का था सालमन कंपनी, ठीक है। शू मैन्युफैक्चरिंग की ये कंपनी थी जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो सालमन जो था उसकी कंपनी का नाम था सालमन कंपनी, ठीक है। तो कल को क्या हुआ, सालमन जो था उसका मेंबर भी था कंपनी का, ठीक है, और उसकी कंपनी थी, एंड ही वाज इक्वली द मेंबर ऑफ द कंपनी आल्सो, लाइक उसने भी शेयर्स होल्ड करके रखे थे, वो भी डायरेक्टर के पोजीशन पे था, ठीक है। तो कल को ना उस कंपनी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लाइक व्हेन इट कम्स टू सेटलिंग द क्लेम्स। जब लाइबिलिटी सेटल करने की बात आई ना, तो उसके जो क्रेडिटर्स थे, जो उसके लाइबिलिटीज थी, ठीक है, उसमें बात आई कि जो लाइबिलिटीज है वो सालमन एंड कंपनी की है या सालमन की है, क्योंकि कंपनी भी उसी पर्सन की है और वही पर्सन उसका मालिक भी है और बोर्ड में मेंबर भी है, ठीक है। तो लाइबिलिटी तो दोनों की होनी चाहिए ना, कंपनी की भी और कंपनी के सेम पर्सन की भी। अगर कंपनी अगर इस चीज को पे करने के लिए कैपेबल नहीं है, ठीक है, तो सालमन के पर्सनल एसेट से निकाल लो, ठीक है, सालमन का जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से लाइबिलिटी पे कर दो। तो लॉ कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। सालमन अलग है, सालमन कंपनी अलग है, दो अलग पर्सन है। इट डजेंट मैटर कि कौन कंपनी खोल रहा है और वो कंपनी में मेंबर है या नहीं है, राइट, डजेंट मैटर। अगर आप ये कहते हो व्हेन पर्सन एंड द कंपनी इज डिफरेंट, तो जो आपके लाइबिलिटीज होंगे ना, जो आपके ये क्रेडिटर्स होंगे, ठीक है, वो आपके क्लेम करेंगे कंपनी के लाइबिलिटीज में से, ठीक है, कंपनी के एसेट्स में से क्लेम करेंगे, वो पर्सन की एसेट्स पे नहीं जाएंगे। तभी तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का एक फीचर ये इसलिए क्यों बना, सेपरेट लीगल एंटिटी, ताकि आप पर्सन की लाइबिलिटी पे, पर्सन की खुद की एसेट्स पे मत जाओ। कंपनी के अंदर जो इंटरनल एसेट्स हैं आप उसको लेके उसका सेटलमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सालमन नॉट ट्रीटेड एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, ओके। तो उसके में से नहीं लिया जा सकता, उसके पर्सनल एसेट्स पे क्लेम नहीं किया जा सकता। तो दिस इज कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी और कंपनी को चलाने वाले लोग दो डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है। Company is an artificial person and the person who are running the business is natural persons, okay. Next, please write down liability of the partners, the liability of the LLP partners will be limited, to their agreed contribution, to their agreed contribution in LLP। जितना भी कैपिटल वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो वहीं तक के लिए लायबल है। उससे ज्यादा अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इन केस ऑफ लाइबिलिटी स्टिल बाकी है, तो आप उनके पर्सनल एसेट्स पे क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। यस, नेक्स्ट राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, एवरी एलएलपी। बेटा यहाँ भी पार्टनरशिप की तरह ही नंबर ऑफ मेंबर्स पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। एवरी एलएलपी शेल हैव एटलीस्ट टू पार्टनर्स, शेल हैव एटलीस्ट टू पार्टनर्स, दो पार्टनर्स तो होने चाहिए, एंड देयर विल बी नो लिमिट ऑन मैक्सिमम, एंड देयर इज नो लिमिट ऑन मैक्सिमम मेंबर्स, एंड देयर इज नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि बैंकिंग बिजनेस है तो 10, अदर बिजनेस है तो 20। देयर इज नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम दो चाहिए, मैक्सिमम तुम 10 करो, 20 करो, 50 करो, 100 करो, 1000 करो, डजेंट मैटर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दी एलएलपी, प्लीज राइट डाउन एवरी एलएलपी। बेटा जितने भी पार्टनर हैं, मैंने आपको क्या बोला, मिनिमम दो होने चाहिए, वेरी गुड कृतिका, मिनिमम दो होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो बेटा
अभी ये छोड़ दो कि चलो दो नहीं, कितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं तुम्हारे एलएलपी में, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कितनों को मिलेगा पोजीशन? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, वेरी गुड। कृतिका, प्रखर, जैसे आप लोग कह रहे हैं, वेरी गुड। दो जो होंगे वो होंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, राइट? टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, वेरी गुड। टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो सपोज कर लो चार पार्टनर्स है एलएलपी में, ठीक है? चार पार्टनर्स में से दो पार्टनर्स को कौन सी पोजीशन दी जाएगी? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ठीक है? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की। तो इसमें लिखिए एवरी एलएलपी shall have two designated partners। बेटा वैसे ना यहाँ पे एटलीस्ट लगा हुआ है, तो बेटा दो तो होने ही चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? वेरी गुड। दो है, दो तो होने ही चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। एवरी एलएलपी shall have at least two designated partners। yes, please write down every LLP must have shall have at least two designated partners। okay, आगे बढ़ते हैं। yes okay, in which, इसमें थोड़ा सा आगे लिख लेना, in which one must be the resident of India, one must be the resident of India। दो डेजिग्नेटेड पार्टनर तो होने ही चाहिए एलएलपी में, ठीक है? दो से ज्यादा भी हो सकता है, बट दो होने ही चाहिए। तो अगर दो हैं तो उसमें से एक आपका जो होगा ना, इट इज मैंडेटरी कि वो एक पर्सन कम से कम इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। और बेटा इंडिया का रेजिडेंट कहलाने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ डेज स्टे किया होना चाहिए इंडिया में? वेरी गुड, वेरी गुड प्रखर। 182 डेज आप लोगों ने इंडिया में स्टे किया हो प्रीवियस ईयर में, तब जाके आप लोग कहलाते हो इंडियन रेजिडेंट, ठीक है? सपोज करो दिस इज द प्रीवियस ईयर 2021 टू 2022। 2021 टू 2022 का जो हिसाब होगा, लेखा जोखा रिलेटेड टू द इनकम टैक्स, ठीक है, वो आपका असेसमेंट ईयर में होगा 2021 से 2022 से 2023 में, ठीक है? तो असेसमेंट ईयर के दौरान अगर आप लोगों को इंडियन रेजिडेंट कहलाना है, तो आपने अपने प्रीवियस ईयर में, जस्ट पिछले साल में 182 डेज आप लोग इंडिया में रहे हो, ठीक है? दिस इज मैंडेटरी, तभी आप लोग इंडिया के रेजिडेंट कहलाएंगे। अगर आप 365 दिन या 366 दिन में से भी, ओके 366 या 365 डेज में से भी 182 डेज से कम रहते हो इंडिया में, तो यू विल नॉट बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यू विल बी नॉन रेजिडेंट। फिर वहां पे डिसाइड किया जाता है ऑर्डिनरीली रेजिडेंट या नॉन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ओके, तो वो तो आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे, इतना डिटेल में नहीं जा रहे। बट इंडिया का रेजिडेंट कहलाने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आपने प्रीवियस ईयर में, अपने बीते हुए पिछले साल में आप लोग 182 डेज रहे हो, ठीक है? यस। मैक्सिमम लिमिट तो मैंने आपको बता ही दिया कि कोई रोक टोक तो है नहीं, कि मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, ठीक है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने भी हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यही कुछ खास बात थी एलएलपी के बारे में, ठीक है? बट नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी। आइए थोड़े से ना डिफरेंस क्रिएट करके पार्टनरशिप और एलएलपी के नोट्स क्रिएट कर लेते हैं। आइए, प्लीज राइट डाउन। एक जगह आप लोग बेसिस लिखिए, किस बेसिस पे आप डिफरेंशिएट करेंगे। एक साइड आप लोग पार्टनरशिप लिखिए, लाइक 5 to 6 पॉइंट कर लो, इनके डिस्टिंक्शन के काफी हैं, ठीक है? और एक साइड आप लोग एलएलपी लिखिए। बेसिस लिखो पहले तो अपना। फर्स्ट वन इज रेगुलेटिंग एक्ट। किस किस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्टनरशिप और एलएलपी को? फर्स्ट वन इज रेगुलेटिंग एक्ट, द सेकेंड वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट बेसिस पे करेंगे रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। चौथा लिखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स,
मिनिमम तो हम इसलिए नहीं कर रहे बेटा, मिनिमम दोनों का सेम है, 2 होने चाहिए, तो मैक्सिमम का हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए, लाइबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो है इंपॉर्टेंट जो दोनों को डिफरेंशिएट करता है, लाइबिलिटी बेसिस पे। नेक्स्ट वन इज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बेसिस पे। दैट वुड बी इनफ, इतना काफी है, ठीक है। आइए अब इसमें डिफरेंशिएट क्या करना है, आप बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट जो होता है पार्टनरशिप का, वो होता है आपका 1932, राइट, और इसका होता है 2008। ओके, सेपरेट लीगल एंटिटी, नो, नॉट रिक्वायर्ड, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। मेंबर्स जो होते हैं उनसे कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, ठीक है। मतलब कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म सेम बात है, ठीक है। व्हेन वी आर सेइंग नो सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट मींस पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स आर सेम। कल को अगर तुम्हारी लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट्स में से सेटल नहीं हो पाई, एसेट्स में से सेटल नहीं हो पाई, फर्म के एसेट्स में से, तो आप मेंबर्स, तो आप पार्टनर्स की एसेट्स से भी क्लेम कर सकते हो। तभी तो यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, क्योंकि फर्म और पार्टनर सेम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है कि मेंबर्स और एलएलपी दो अलग चीजें हैं, ठीक है। दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता। सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स, फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो बेटा क्योंकि यहाँ पे अलग किया जा सकता है मेंबर्स और फर्म को, तो लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड। यस, अमेंडमेंट इन रेजिडेंट इन इंडिया नॉट, अच्छा, मैंने नहीं पढ़ा प्रखर बेटा। अच्छा, मैंने टैक्स काफी टाइम से मैं टैक्स के टच में नहीं हूँ। ऐसा हो गया है, 120 दिन से कम का हो गया है, अच्छा, ये अमेंड किया गया है, ओके। आई विल चेक इट आउट वंस अगेन। ये तो बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया, लाइक बहुत बेसिक चीज होती है फॉर सेइंग कि इंडिया के रेजिडेंट बनने के लिए 182 डेज या उससे ज्यादा तो आपने स्पेंड किया हो इंडिया में प्रीवियस ईयर में। पर एज प्रखर इज सेइंग कि अब अमेंड हो गया है ये लॉ, अमेंड हो गया, इसका मतलब अब वो कह रहे हैं कि 120 दिन, ठीक है, या उससे ज्यादा रह लो तो आप कहला जाओगे इंडिया के रेजिडेंट। 182 दिन से 120 दिन का क्राइटेरिया हो गया है। आई विल चेक इट आउट, ओके, दिस इज अ बिग इंफॉर्मेशन, बिकॉज इंडिया के रेजिडेंट कहलाने के लिए अभी तक माइंड में रटा हुआ था दैट 182 डेज, 182 डेज। बहुत बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा ये तो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, अगर आप कॉमर्स के हो तो। लाइक मैंने तो हमेशा कॉमर्स के टच में ही रहा ना, तो मैं जब भी कोई एग्जाम्स देता था, लाइक एंट्रेंस वगैरह, बीकॉम के एंट्रेंस, एमकॉम के एंट्रेंस, फिर नेट क्वालिफाई किया कॉमर्स में, तो मुझे तो कॉमर्स के टच में था। तो वहां पे हम जब भी ये क्वेश्चन पढ़ते थे, 182 डेज का रहता ही था, हर पेपर में आता था। फॉर से फॉर यू नो फॉर कंसिडरिंग अ पर्सन एज एन इंडियन रेजिडेंट, हाउ मेनी हाउ मेनी डेज ही शुड बी स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर, तो ऑप्शन होता था 182। तो माइंड में रहता था भाई 182 दिन या उससे ज्यादा है तो वो इंडिया के रेजिडेंट कहला देंगे, बट दिस इज द बिगेस्ट अमेंडमेंट। ओके, ओके फाइन, आपने पढ़ा होगा तभी आप कह रहे हैं, बट स्टिल आई विल कंफर्म इट, ओके। 180 122 डेज आप कह रहे हैं अब, ठीक है। ओके, रजिस्ट्रेशन पे आते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पार्टनरशिप में नॉट मैंडेटरी, रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, ओके। मैंडेटरी नहीं है तो इसका मतलब वॉल्यूंटरीली है, इट्स कंप्लीटली वॉल्यूंटरी। आपके ऊपर, आप रजिस्टर करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते अपने फर्म को। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी इन एलएलपी फर्म, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। थोड़ा सा गैप कम लग रहा होगा डिफरेंशिएशन का, बट समझ लो। ओके, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। लाइबिलिटी हमने पहले ही देख लिया और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का देख लेंगे, ठीक है। आइए, yes, if we will talk about the maximum number of partnership, then under the Partnership Act 1932 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप जो है वो दो टाइप से क्लासिफाई किए गए हैं। क्या आप बैंकिंग बिजनेस करते हैं या आपका उसके अलावा कोई बिजनेस है, बैंकिंग के अलावा, लाइक अदर बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग का, कंस्ट्रक्शन का, इंडस्ट्रीज है, क्या है, सर्विसेज चलाते हो, क्या है, कुछ भी हो सकता है, बट बैंकिंग नहीं है बस, ठीक है। तो बैंकिंग के लिए 10 मैक्सिमम एंड अदर के लिए 20, राइट, ये ध्यान रखना है। एंड अंडर द LLP एक्ट मैक्सिमम इज नो लिमिट, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम कितने भी मेंबर हो सकते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में, नो लिमिट, बट मिनिमम शुड बी 2। डेजिग्नेटेड पार्टनर, नो प्रोविजन ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, इसमें कोई प्रोविजन नहीं होता डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का। क्या मैंने आपको पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ाया कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर कॉन्सेप्ट? नो। LLP में पढ़ाया, नो प्रोविजन ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। बट LLP मैंने आपको क्या बताया, मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड, मिनिमम 2 designated partners required। तो यही कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं बिटवीन दी पार्टनरशिप फर्म एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब 10 मिनट में फटाफट से कंप्लीट करेंगे अपने कंपनी वाले को, बिकॉज कंपनी आपका कोई डिटेल में नहीं है, बस पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो आइए फटाफट से उसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर बढ़ेंगे अपने MCQs पे। इसको एक बार नोट कर लीजिए और उसके बाद हेडिंग डालिएगा कंपनी का। कंपनी का पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर आएंगे अपने टाइप्स ऑफ कंपनीज पे। यस, आगे बढ़ते हैं बेटा। प्लीज राइट डाउन द हेडिंग कंपनी। नाउ वी आर डूइंग कंपनी। कंपनी अगर हम बेसिक डिफाइन करें तो कंपनी यही है ना, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन having separate legal entity from its members, perpetual succession and common seal। okay, यही आप भी कह रहे हो, राइट। कंपनी इज अ लीगल एंटिटी formed by a group of individuals to engage and operate business, right? बट हम एक ऐसा डेफिनेशन पढ़ते हैं जिसमें उसके पूरे फीचर्स ही आ जाते हैं, कंपनी के मेन फीचर्स। लाइक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन formed for the legal purpose, okay, having separate legal entity from its members and perpetual succession and authorized under the common seal, right? तो हम क्या कह रहे हैं, प्लीज राइट डाउन। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल। बेटा हमने उसको ना व्यक्ति का टैग तो दे रखा है, ही इज अ पर्सन, तभी तो हम बोलते हैं कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग है। तो कंपनी अलग है तो इसका मतलब क्या है, कंपनी खुद से काम करेगी क्या? नो,
कंपनी भलक से उसको एक पर्सन का टैग मिला है, बट वो नेचुरल पर्सन नहीं है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। ऐसा पर्सन जो नकली है, दिखाई नहीं देता है, खुद से काम नहीं करता है, बट कहने के लिए है। काम तो करेंगे उसके मेंबर्स ही, चलाएंगे तो उसके मेंबर्स ही, ठीक है। बट कंपनी का भी अलग एग्जिस्टेंस होगा लॉ के आइज में। सो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मेंबर्स, जिसको हम सेपरेट लीगल एंटिटीज भी बोलते हैं, सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मेंबर्स, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, हैविंग perpetual succession. What is the meaning of perpetual succession? Anyone? What is the meaning of perpetual succession? Insanity of partners. पूरा लिखो बेटा। Yes. बेटा परपेचुअल सक्सेशन इज इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आई टेल यू। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है व्हेन कंपनी एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर डिफरेंट। तो कल को अगर कंपनी के मेंबर्स की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, या दे बिकम इनसेन, मतलब वो अब कैपेबल ही नहीं रहे बिजनेस चलाने के लिए, तो क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? नो। ओके, कंपनी विल स्टिल कंटिन्यू टू ऑपरेट even if their members are die, or they become insolvent, or they become insane, कुछ भी केसेस हो। क्योंकि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स अलग हैं, तो अगर कल को मेंबर्स की डेथ हो जाती है या उसके मेंबर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो कंपनी जो है वो बंद नहीं होगी, कंपनी चलती रहेगी, ठीक है। कंपनी चलती रहनी चाहिए, यही इंटेंशन होता है। क्योंकि चलाने वाले और भी लोग आ सकते हैं, तो कम, ये जरूरी नहीं कि अगर मेरी कंपनी है और मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊं, या टच वुड ना ही हो, कभी ना कभी तो होना ही है, बट ओके, इंसॉल्वेंट या इन द केस ऑफ डेथ, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि कंपनी बंद नहीं होगी, राइट, कंपनी विल स्टिल कंटिन्यू टू ऑपरेट, कंपनी विल स्टिल कंटिन्यू टू ऑपरेट। तो ये होता है परपेचुअल सक्सेशन का मतलब। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइप्स ऑफ कंपनीज, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। वैसे होते तो बहुत सारे हैं, पर आप लोगों के सिलेबस में आप लोगों को 3 ही कंपनीज तक रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। पब्लिक कंपनी, और एक होता है प्राइवेट कंपनी। तीसरा भी होता है जो आपके उसमें है, 1 पर्सन कंपनी, बट पहले हम इन दोनों के बीच में ना यहीं पे ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं, व्हाट इज पब्लिक कंपनी एंड व्हाट इज प्राइवेट कंपनी। आइए, यस, हम करने जा रहे हैं पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, ठीक है। फर्स्ट बेसिस जो हमारा है वो है मिनिमम मेंबर के बेसिस पे, मिनिमम मेंबर के बेसिस पे। बेटा मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए पब्लिक कंपनी में और कितने होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में? एनीवन, किसी को पता है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? हम पब्लिक और प्राइवेट कंपनी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का जो डिफरेंस है वो कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वाज इज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी? वेरी गुड। For public company, minimum members are required is 7 members. Very good. And for private company, minimum members are required is 2 members. Very good. The second one is maximum members. Please tell me the maximum members required to form a public company and a private company. बताइए,
वेरी गुड कृतिका। जन्नत बेटा बिल्कुल सही है। पब्लिक कंपनी के लिए तो नो लिमिट, मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट ही नहीं है पब्लिक कंपनी में, कितने भी हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में, ठीक है। पर प्राइवेट कंपनी कहलाने के लिए मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम चाहिए 200। पहले आपका 50 हुआ करता था जब कंपनी एक्ट 1956 चलता था। अब जो हम कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं वो कौन सा है बेटा? 2013, नोट कर लेना यहाँ पे। यस, कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आपका मिनिमम मेंबर जो है प्राइवेट में वो 2 होने चाहिए, पब्लिक में 7, मैक्सिमम 200 होने चाहिए प्राइवेट में, और आपका पब्लिक में तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बनेगा, ठीक है। उसके बाद प्लीज राइट डाउन मिनिमम डायरेक्टर। Please tell me the minimum director requires to form a public and private company. Minimum directors in a private company and in a public company. Very good. 3 directors are required to form a public company. 3 directors, and for private company 2 directors are required. Okay. Yes, very good भावेश, सबका सही है। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम डायरेक्टर्स। इसका आंसर जो सही देगा, देखते हैं कौन कौन सही देता है। मैक्सिमम डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। मैक्सिमम डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। आप भावेश बेटा ये डायरेक्टर्स के लिए बता रहे हो, मैक्सिमम डायरेक्टर्स? नो, राधा का सही है। 15 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म, maximum 15 directors are required to form a public company. Very good Kritika. And maximum 15 directors are also required to form a private company. 15-15 दोनों में चाहिए। तो आप बोलोगे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है बस इतनी सी बात है कि बात यहाँ पे ये बनती है, इस पे स्टार मार्क करो तो बेटा, 15 डायरेक्टर्स के ऊपर स्टार मार्क करो। स्टार का मतलब यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा, मैक्सिमम ठीक है 15 होने चाहिए डायरेक्टर, ठीक है, पब्लिक में भी और प्राइवेट में भी। बट क्वेश्चन क्या कभी कभी भी ये भी पूछ सकता है, मे बी नॉट, कि क्या 15 डायरेक्टर्स से एक्सीड कर सकते हैं पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दोनों में ही? 15 से एक्सीड कर सकते हैं डायरेक्टर्स? आंसर यस और नो में दो। 15 से ज्यादा डायरेक्टर हम रख सकते हैं क्या पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में? एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है, यस नो में आंसर दीजिए। पता है तो बोलिए, नहीं भी पता तो तुक्का तो लगाइए कि 15 से ज्यादा डायरेक्टर क्या हम रख सकते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी में? राधा इज सेइंग नो, ओके। बाकी लोगों का क्या कहना है? एवरीवन इज सेइंग नो, ओके। भावेश ऋतु का नो कहना है, सबका नो कहना है, ओके फाइन, ठीक है। नो, ओके ठीक है। द आंसर इज यस, ओके। एकदम रिवर्स कर दो इसका, ठीक है। द आंसर इज यस, फाइन, आंसर इज यस। More than 15 directors could be in the public company as well as in the private company, but on the condition कि जब आपका जनरल मीटिंग होगा, जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है, साल में एक बार करानी होती है, ठीक है। तो कंपनी का जो जनरल मीटिंग होगा, उस मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास कर रखा हो बस, ठीक है। आप लोगों को ये स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मीटिंग्स, ये आप लोगों ने सुना है? कंपनी लॉ आपने पढ़ा नहीं है आपने, बट आपने सुना है एटलीस्ट मीटिंग्स ऑफ द कंपनी के बारे में, या ये रेजोल्यूशन के बारे में, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? अभी नहीं पता होगा आपको डिटेल में, ठीक है। आप लोगों ने कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा नहीं है ना अभी। वैसे कंपनी एक्ट आप लोगों ने पढ़ा है, कंपनी अकाउंट्स, तो उसमें भी होता है थोड़ा बहुत, तो उसमें भी बताते हैं इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में। नहीं पता, चलो कोई नहीं, वो कंपनी लॉ में डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
बेटा देखो, अगर तुम्हें 15 से ज्यादा डायरेक्टर करने हैं ना पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में, तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में, जिसे जनरल मीटिंग भी बोलते हैं। बेटा स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है, उस मीटिंग में जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे ना, उनका 3/4 मेजोरिटी चाहिए होगा। 3/4 मेजोरिटी कितना होता है? 75% या उससे ज्यादा। तो मान लो कंपनी में जनरल मीटिंग जो है शेयर होल्डर्स की मीटिंग, उसमें 50 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, 50 शेयर होल्डर्स आर प्रेजेंटेड। तो अगर तुम चाहते हो कि कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर करने हैं, तो तुम्हें 50 का 3/4 कितना होगा, कैलकुलेट करो। अराउंड कितना होगा बताओ? 50 का 3/4, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनका 3/4 कर दीजिए। 50 इंटू 3 एंड डिवाइड बाय 4, 37.5। 37.5 का मतलब है 38। पर्सन को आधे में तो नहीं बांट सकते ना, 37.5, एक पर्सन एक काउंट किया जाएगा। सो अगर 37.5 है तो उसको राउंड ऑफ कर दो नेक्स्ट नंबर 38 में। 38 लोगों की रजामंदी जरूरी है फॉर अपॉइंटिंग द डायरेक्टर्स मोर देन 15 इन नंबर्स। ठीक है? तो अगर तुम चाहते हो कि कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो, तो ये हो सकता है। शर्तें कि क्या है कि तुम्हारी जो जनरल मीटिंग है शेयर होल्डर्स मीटिंग, उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से 75% लोगों ने रजामंदी दे रखी हो इस चीज में। ओके? ऑर्डिनरी एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है तो सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या? 50 या उससे ज्यादा लोग अगर हाँ कर दे तो ठीक है। 51 लोग हाँ कर दें तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बन जाता है। पर स्पेशल रेजोल्यूशन होता है 75% का। ठीक है? ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये हो सकता है, बट कंडीशन मैंने आपको बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं, आइए। राइट डाउन। फिफ्थ के बेसिस पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। बताइए कौन सी कंपनी में जो शेयर्स हैं वो मेंबर्स ट्रांसफर कर सकते हैं और कौन सी कंपनी में नहीं कर सकते? बताइए। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कौन सी कंपनी में हो सकता है और कौन सी कंपनी में नहीं हो सकता? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो है, पॉसिबल, लाइक अलाउ भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है? आप ट्रांसफर कर सकते हो शेयर्स को। ठीक है? बट प्राइवेट कंपनी के केस में रेस्ट्रिक्टेड। आप ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर्स को। ठीक है? अलाउड इन पब्लिक एंड रेस्ट्रिक्टेड इन प्राइवेट। बेटा इसका मतलब ये होता है कि मान लो मेरे पास एक शेयर है, ठीक है, अगर मैं उसको तुम्हारे नाम पे करना चाहूँ, तुम्हें ट्रांसफर करना चाहूँ, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? नो, नॉट पॉसिबल इन प्राइवेट कंपनी बट पॉसिबल इन पब्लिक कंपनी। बता क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 200 चाहिए। तो बेटा अगर एक शेयर किसी का है, तो अगर वो किसी और को भी दे देगा, राइट, तो ऐसे तो नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ते जाएंगे फिर, जिनके पास शेयर्स होल्ड करके रखा होगा कि किसी ने। मेरा शेयर्स मेरा है, ठीक है, अगर मैंने किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर दिया तो उसका भी ओनरशिप राइट आ जाएगा। ऐसे तो बेटा 200 से ज्यादा भी बढ़ सकते हैं मेंबर्स। हाँ, अगर सिंगल शेयर एक से ज्यादा पर्सन के नाम पे है, ओनरशिप राइट एक ही शेयर पे दो जनों का है, तो 200 से ज्यादा मेंबर हो जाएंगे प्राइवेट कंपनी में। और ऐसा ना हो इसीलिए प्राइवेट कंपनी कहती है नो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जिसका शेयर उसी का ओनरशिप राइट, किसी और को नहीं मिल सकता। एक शेयर एक वोटिंग राइट, एक ही ओनरशिप राइट। ओके? एंड अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो वी कैन ट्रांसफर द शेयर्स, क्योंकि उसके मैक्सिमम मेंबर्स पे कोई लिमिट ही नहीं है, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। तो अगर ओनरशिप मेरा है शेयर्स पे, तो मैं चाहे किसी को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है? मैं राधा को भी कर सकता हूँ, मैं भावेश को भी कर सकता हूँ, मैं जन्नत को भी कर सकता हूँ, कृतिका को भी कर सकता हूँ, किसी को भी कर सकता हूँ। बिकॉज यू ऑल आर अलाउड टू बिकम द मेंबर्स ऑफ पब्लिक कंपनी इफ यू हैव द ओनरशिप राइट्स, इफ यू इन्वेस्टेड इन द शेयर्स। आप शेयर होल्डर बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए इसमें अलाउ है, उसमें रेस्ट्रिक्टेड है। ओके? अगेन नेक्स्ट बेटा, पब्लिक ऑफर या पब्लिक इन्विटेशन कह लो, किसमें अलाउड है? जिसे हम आईपीओ बोलते हैं। पब्लिक ऑफर मतलब पब्लिक से इनविटेशन लेना
कि आप हमारी कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप ही बताइए किस में अलाउ होगा और किस में रिस्ट्रिक्ट होगा। ऊपर वालों की तरह ये बेटा, ये भी इसमें अलाउड है, परमिटेड, इसमें रेस्ट्रिक्टेड। रीजन वही है बेटा। बेटा अगर आपने पब्लिक से इनविटेशन मांगने लग गए कि आइए कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, तो बेटा पब्लिक तो बहुत सारी मात्रा में है और तुम सबको अलाउ कर रहे हो, जनरल पब्लिक में ऑफर निकाल रहे हो ना। तो कोई भी पब्लिक आके तुम्हारी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है एंड ही कैन बिकम द शेयर होल्डर्स। तो पब्लिक में तो ये अलाउ है क्योंकि उसमें मैक्सिमम नंबर पे कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। बट प्राइवेट में 200 ही है ना, तो उसमें 200 से ज्यादा ना हो, इसलिए आप लोग पब्लिक ऑफर नहीं निकालते। आप लोग अंदर ही अंदर जो शेयर होल्डर्स है ना, उन्हीं के ऊपर वोटिंग राइट्स और ओनरशिप राइट्स रखते हो। बट आप 200 से ज्यादा ना हो इसलिए पब्लिक ऑफर नहीं निकालते। पब्लिक डोमेन में आप लोग शेयर्स के इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर नहीं देते, ठीक है। ये चीज होता है हमारा प्राइवेट कंपनी में। गॉट इट बेटा? क्लियर है? एक बार थम्स अप दें। दिस इज अबाउट द पब्लिक इन प्राइवेट कंपनी, ठीक है। यही कुछ क्राइटेरिया है जिसकी वजह से पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंशिएट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, अ स्मॉल टॉपिक, वन पर्सन कंपनी। नाम से ही आपका मीनिंग निकल के आ रहा है, ठीक है। आप बस इसको लिखने के लिए लिख लो, अदरवाइज इसके नाम में ही इसका मतलब है वन पर्सन कंपनी। आप ही बताओ वन पर्सन कंपनी का मतलब क्या हुआ? बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वन पर्सन कंपनी जिसे हम ओपीसी भी बोलते हैं, ओपीसी, ठीक है। बेटा वन पर्सन कंपनी का मतलब भी यही है, वेयर ओनली वन पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी। आप सोल प्रोप्राइटर मत समझ लेना। आओ लिखो इसमें, वेयर ओनली वन पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी। बस इतनी सी बात है, ठीक है। वेयर ओनली वन पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कंपनी, ठीक है। बेटा है तो कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटर की तरह ही, क्योंकि वहां पे भी अकेला होता है, यहाँ पे भी अकेला होता है। बट सोल प्रोप्राइटर इज अ फॉर्म ऑफ, यू नो, वो फॉर्म में अप्लाई होता है, कंपनी पे अप्लाई नहीं होता। सोल प्रोप्राइटर फर्म बोलते हैं हम, ऐसा तो नहीं बोलते सोल प्रोप्राइटर कंपनी। सोल प्रोप्राइटर फर्म, फर्म और कंपनी अलग होती है, ठीक है। फर्म जैसे मैंने आपको बताया रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी नहीं होता, बट कंपनी का रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज होती है लाइक पेड अप कैपिटल विच इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। बट कंपनी अगर आप एक पर्सन, एक जने की कंपनी अगर कहलाना हो, जैसे वन पर्सन कंपनी बोलते हैं हम, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओपीसी का कॉन्सेप्ट। फर्म्स के लिए हम सोल प्रोप्राइटरशिप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कंपनी के लिए हम वन पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे मत समझ लो कि सोल प्रोप्राइटर इज वन पर्सन कंपनी, नो, देयर आर स्लाइट डिफरेंस, ओके। स्लाइट डिफरेंसेस हो सकते हैं, उसमें है भी। ये कंपनी का रूप है, वो फॉर्म्स का स्वरूप है, ठीक है। आपका जैसे मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कंपलसरी नहीं भी होता, बट कंपनी का तो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, ठीक है। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जो बात वही है, बट एक कंपनी का फॉर्म है और वो फॉर्म का है, ठीक है। इतनी सी बात है, बस और कुछ नहीं ध्यान रखना, ठीक है। तो कंपनी में आपको यही पढ़ना था, पब्लिक प्राइवेट कंपनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओपीसी, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे आके हमारा यूनिट 1 चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आइए साथ के साथ आधा घंटा और लगा के अपना एमसीक्यूज खत्म कर लें, बिकॉज 30 एमसीक्यूज ही है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स आप लोग अब 20 to 25 मिनट्स में ओवर हो जाएंगे। तो आइए मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ एक बार आपको, ठीक है। और हम करते हैं स्टार्ट अपना एमसीक्यूज करना। आइए अभी देख लेते हैं। बी रेडी फॉर दी एमसीक्यूज, ओके। जो भी इम्पोर्टेंट था हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। लाइक देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया ना, फीचर्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, और भी बहुत तरीके की चीजें होती हैं तो वो ध्यान रखना है।
अदरवाइज अब सीधा आते हैं एमसीक्यूज पे। आइए, बहुत सिंपल सिंपल से एमसीक्यूज हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ पहला क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो इसने आपको बोला है मैच द फॉलोइंग। ये ऑक्यूपेशन है, वो उसका इनकम है। तो आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, मतलब इस ऑक्यूपेशन के लिए ये इनकम मिलती है, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या मिलता है बेटा। अच्छा चलो देखते हैं, आप ही लोग मैच करो, आप ही लोग मैच करो। वेरी गुड, मयंक, राधा, ऋतु, तीनों ने आंसर दिया अभी तक एंड दैट इज करेक्ट। मैच करो। क्या सिर्फ 3 ही स्टूडेंट आंसर देंगे, बाकी लोग नहीं देंगे? जन्नत का आया, ठीक है। वेरी गुड, आप लोग खुद देखिए, मैच करिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या जरूरी है, वेजेस एंड सैलरीज, तो फर्स्ट का बन गया बी। अब फर्स्ट का अगर मैं बी देखूं तो 2 ऑप्शन बन रहे हैं, बी और सी। चलिए और क्लासिफाई करते हैं। प्रोफेशन के लिए हमें फीस चाहिए होता है, तो जो सेकंड वाला है वो ई होना चाहिए। तो वो तो बी में है ही नहीं, वो तो सी में है। तो यहां तक भी मिल गया ना बेटा, तो इसे ही टिक कर देना। बाकी कंफर्म कर लो। बिजनेस को प्रॉफिट चाहिए तो सी का थर्ड का ए होना चाहिए, वो सी में है, बस वो हो गया, ये इतना काफी होता है। ठीक है, बी क्यों बोल रहे हो भावेश बेटा, सी होगा। पूरा चेक करो, एम्प्लॉयमेंट पे तुम्हारा चाहिए वेजेस सैलरीज, प्रोफेशन पे तुम्हें फीस चाहिए होती है, बिजनेस वालों को प्रॉफिट चाहिए होता है, लैंड पे रेंट चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा मैचिंग का है, हाँ ये मैचिंग का है, ठीक है। और लेंडिंग पे हमें क्या चाहिए होता है, इंटरेस्ट, लेंडिंग मतलब उधार देना। ओके ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी बात थी ये। चलिए, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश बिजनेस फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस को कौन अलग करता है, कौन सा स्टेटमेंट? वेरी गुड, कृतिका सही है, सबका सही है, इतनी जल्दी आंसर आया ना, मैं देख ही नहीं पाया कौन, बस कृतिका थी, राधा थी, भावेश, मयंक। ठीक है बेटा, सी विल बी द ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे बिजनेस तो एंटरप्रेन्योर भी कहलाता है, एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन भी कहलाता है। सारे बिजनेस ओनर्स एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं। सिमिलरली सारे एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस भी हो सकता है, ओनर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सी वाला जो है ना, एंटरप्रेन्योर्स जो है वो ज्यादातर अपॉर्चुनिटी और इनोवेशन को देखते हैं, जो जरूरी नहीं कि बिजनेस वाले देखते हैं। ठीक है, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कंप्राइज बिजनेस एक्टिविटी। वेरी सिंपल, देखो 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 देखो, ये ना तुम लोग, देखो तुम लोग ना पीछे से आंसर देख लेते हो और तुम लोग उसी को टिक करने लग जाते हो। थोड़ा सा सोचो, तो मैंने ये क्वेश्चन तभी मैंने देखे थे और मैंने देखे पीछे काफी गलत भी हैं। राधा का ठीक है, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। बिजनेस एक्टिविटी पूछा है, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी पूछा है बेटा। बिजनेस एक्टिविटी में तुम्हारा प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट मोटिव तो होना ही चाहिए, मतलब पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, आ, एक मिनट, क्या कह रहे हो आप? कृतिका का क्या है, मैंने पहले से किए हुए हैं, नॉट कॉम्प्रोमाइज पूछा है। ओ ओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वेट वेट वेट, शी इज सेइंग राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कंप्राइज बिजनेस एक्टिविटी। नहीं नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कंप्राइज है ना। तो इनमें से कौन सा बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगा? नॉट कंप्राइज बिजनेस एक्टिविटी, तो आपने क्या बोला है? भावेश ने बोला है फर्नीचर सोल्ड किया और प्रॉफिट अज्यूम किया, तो वो तुम्हारा बिजनेस एक्टिविटी कहलाना चाहिए। यार पता है, इसका सही ऑप्शन तुम्हारा होगा बी, अ कारपेंटर मेड फर्नीचर फॉर इट्स डोमेस्टिक यूज बेटा। वैसे तो ए वाला भी कंफ्यूजिंग है, बिकॉज हाउस होल्ड जो है वो अपना पुराना फर्नीचर बेच रहा है, ठीक है। बट थिंग इज दैट कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है और इसमें तो डोमेस्टिक यूज के लिए बन रहा है। यार ऐसे तो ए और बी काफी कंफ्यूजिंग है, बिजनेस का फीचर। देखो, ए वाले की अगर हम बात करें तो उसमें तो बिजनेस का फीचर है, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट मिल रहा है उसको।
पर अगर आप बी वाला देखो तो बेटा बी वाले में तो कोई भी बिजनेस का फीचर है ही नहीं। कारपेंटर फर्नीचर बना रहा है अपने खुद के यूज के लिए, ठीक है। तो डोमेस्टिक यूज जो है वो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, उससे पैसे तो मिलेंगे नहीं, वो खुद यूज करेगा, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे भी होना चाहिए सर बिजनेस के लिए। हाँ यार, पता है ऐसे ना तुम लोग दो दो चीजें सोच रहे हो, ठीक है ना। उसमें ऊपर हाउस होल्ड है और मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि यहाँ पे डोमेस्टिक यूज है। ऐसे तो या तो इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग इसने बना दिया है, बट आप और वो जाओ ना, थोड़ा डीप जाओ इसका। मैंने बिजनेस एक्टिविटी और इकोनॉमिक इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी अदर एक्टिविटी में क्या समझाया था। बिजनेस एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न्ड विद अर्निंग प्रॉफिट, ओके, विच आर कंसर्न्ड विद अर्निंग प्रॉफिट। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बी होना चाहिए। आप लोग ए कह रहे हैं, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बाय अ हाउस होल्ड फॉर अ प्रॉफिट। A carpenter made furniture for its domestic use। मेरे हिसाब से ज्यादा बी होना चाहिए। अच्छा बेटा कृतिका, चलो आप ए कह रहे हो, कंसिडर कर लेते हैं, बट बी के लिए आप रजामंदी क्यों नहीं दे रहे हो, वो मैं रीजन जानना चाहूंगा। लाइक ए के लिए मेरा रीजन ये है क्योंकि उसमें प्रॉफिट का वो इंक्लूड है। तो प्रॉफिट अगर इंक्लूडेड है तो वो बिजनेस एक्टिविटी होगा। बी में बिजनेस का कोई भी कंपोनेंट इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, एंड द मेजर कंपोनेंट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट तो वैसे इंक्लूड नहीं है। कारपेंटर का बिजनेस ही है फर्नीचर, ठीक है। कारपेंटर का बिजनेस ही है फर्नीचर, ओके। um, बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बट मुझे थोड़ा ज्यादा बी लग रहा है यहाँ पे। एंड ऑप्शन ए में कोई बिजनेस नहीं है, ओके। यहाँ पे वो नॉर्मल ट्रांजैक्शन, ओके, ठीक है। कुछ हद तक आप भी इसमें सही कह रहे हो, बट वही है ना, ए और बी जो है वो थोड़ा सा है, इसमें कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है आपका, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन इतने ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं होने चाहिए, ठीक है, जहां पे इतना कंफ्यूज करे स्टूडेंट को। बट आई एम स्टिल लाइक इसमें या तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन हो जाता तो दैट विल बी वेरी, हाँ हाँ, बोथ ए एंड बी हो जाए तो इट विल बी वेरी गुड। हाँ, लेट्स मेक अ न्यू ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, राइट। बोथ, अब सी और डी तो है ही, स्टील फर्नीचर इंडस्ट्री तो होगा ही भाई, ठीक है। डोमेस्टिक अप्लायंसेस इंडस्ट्री भी होगा, बिकॉज अल्टीमेटली इंडस्ट्री है, सेल सेल करोगे, परचेज करोगे, प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है। सही में इसका ना बोथ, एक ऑप्शन बना लो, बोथ ए एंड बी, यही करना पड़ेगा। कंफ्यूजिंग स्टेट है ये, बट इसमें कुछ आंसर्स गलत हैं, स्टिल कुछ हैं गलत। अच्छा फोर्थ पे आते हैं, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बेटा। दिस इज वेरी सिंपल। कौन सा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू मनी। तो मनी जैसा इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो मनी के पर्पज को सर्व कर रहा हो। वेरी गुड भावेश। बाकी लोग वेरी गुड मयंक। जन्नत का भी ठीक है। फटाफट से आंसर देते रहो कृतिका, अब ठीक है, ये तो सिंपल है। हाँ ऋतु एकदम ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना ये हमारा इकोनॉमिक नहीं होता, ये नॉन इकोनॉमिक होता है, बिकॉज नो मॉनेटरी गेन इज रिक्वायर्ड। फिफ्थ का पढ़िए, ट्रेडिंग इंप्लाइज बाइंग फॉर पर्पज ऑफ सेलिंग, अप्लाई दिस क्राइटेरिया, टेल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड नॉट क्वालिफाई एज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है सेलिंग करना या खरीदना। इनमें से कौन सा ऐसा एक्टिविटी है जिसमें सेलिंग और बाइंग हो ही नहीं रहा है। मतलब दोनों में, दोनों ही नहीं हो रहे हैं। बताइए बेटा। यस वेरी गुड कृतिका, वेरी गुड राधा, सबका सही है। बाइंग, ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग करना, खरीदना आगे बेचने के लिए, ठीक है। तो इसमें से ऐसा कौन सा एक्टिविटी है जो खरीदा जा रहा है पर आगे नहीं बेचा जा रहा। तो पहले में तो हो ही रहा है, मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं और रिटेलर को बेच रहे हैं, होलसेलर से खरीद रहे हैं, कंज्यूमर को बेच रहे हैं।
भाई कंज्यूमर जो है वो रिटेलर से खरीद रहा है और खुद के कंज्यूम कर रहा है, तो इसमें नहीं हो रहा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यस। सिक्स्थ को पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन रिक्वायर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज बेस्ड अपॉन स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड मेंबरशिप ऑफ एन एग्रेडिटेशन एंड असेसमेंट बॉडी। कौन सा ऐसा आपका ऑक्यूपेशन है जिसमें नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए और किसी किसी एक बॉडी से आप सर्टिफाइड होने चाहिए, सर्टिफाइड एफिलिएटेड होने चाहिए। वेरी गुड, सबका ठीक है। प्रोफेशन, प्रोफेशन में हमें स्पेशल नॉलेज होना चाहिए और कोई बॉडी से, अफिलिएटेड बॉडी से हमें सर्टिफाइड भी होने चाहिए। लाइक अगर आप सीए कर रहे हो तो सीए इज अंडर द आईसीएआई, ठीक है। सीएस करते हैं तो आईसीएसआई। कॉलेजेस में आप लोग पढ़ते हो, डिग्री लेते हो, यूजीसी के अंडर एस्टैब्लिश्ड है। यस, सेवेंथ पे, द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। किसी लोगों के लिए काम करना और बदले में कुछ मिलना, रेम्यूनरेशन मिलना, सैलरी मिलना, वो कौन क्या होता है? बिल्कुल सही। यस, भावेश अपने ऑप्शन को ठीक करिए बेटा, वो गलती से मेरे ख्याल से टाइप कर लिया होगा आपने, एम्प्लॉयमेंट होगा। आंसर में डी है, देखा वो गलत है। भावेश ने देख के बोला है, भावेश ने, पक्का बता रहा हूं मैं। सोचो भाई, सिंपल सी बात है, किसी और पर्सन के लिए काम कर रहे हो और तुम्हें रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो तुम्हें एम्प्लॉयमेंट में हो तुम। नन ऑफ दीज कैसे हो गया? पीछे गलत है। आंसर है इसी में ही है। अगर तुम्हारे पास ये मटेरियल है सॉफ्ट कॉपी में भी, तो आंसर तो इसके नीचे दे ही रखे हैं, तो कहीं तुम वहीं से तो नहीं देख रहे हो। ये तो रहे आंसर्स, ये रहे आंसर्स। बट वो गलत है, ठीक है। डी नहीं है, बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द बेस्ट अबाउट जॉइंट हिंदू या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में? सही है, बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। बताइए। पहला वाला ठीक है, इंडिया में ही चलता है एचयूएफ का कॉन्सेप्ट बेटा, ठीक है, इंडिया से बाहर नहीं है ऐसा कुछ। एवरी फैमिली बिजनेस इज अ एचयूएफ बिजनेस? नो, अंबानी का एचयूएफ थोड़ी ना है। अंबानी का फैमिली बिजनेस है पर एचयूएफ थोड़ी ना है, कॉर्पोरेट है, लिमिटेड है, प्राइवेट है उसका पूरा। इन एचयूएफ बिजनेस देयर इज अ फैमिली इन्वॉल्वमेंट, यस। डी ऑप्शन इज करेक्ट, इधर ए और सी। वेरी गुड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस मतलब, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आपको पता ही होगा। अब बता दो इनमें से क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अरे सिंपल है बेटा कृतिका, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है उसको बिजनेस के साथ रिलेट कर लो, क्या होगा बताओ। सोचो सोचो, एक बार सोचो तो। डी। यस, डी। क्यों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट है मतलब आज के प्रेजेंट जनरेशन को रिसोर्सेज सेव करना चाहिए ताकि वो अपने फ्यूचर वालों को भी कुछ दे सके। तो यस, कंसिस्टेंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होना चाहिए, लगातार आप इकोनॉमिक परफॉर्म करोगे, बट साथ के साथ क्या ध्यान रखोगे? अटेंशन टू सोशल प्रॉब्लम्स एंड हार्मनी विद नेचर, वेस्टेज ना हो, ठीक है, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव। टेंथ पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स द बेस्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो इसमें से आर्थिक क्रिया नहीं है, वो कौन सा स्टेटमेंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट नॉन, कौन सा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बताइए। नॉन एक्टिविटीज डू नॉट रिक्वायर एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज। No, this is not the option. It requires. These activities do not entail any operational cost. ऐसा कुछ नहीं है, cost आती है. These activities are undertaken by aesthetics. Not best. Not best. The underlying purpose of these activities is not earning of a livelihood, but social, psychological, or spiritual satisfaction. Very good. Best is D. Best is D. बेटा इंडियन अभी बताया मैंने, कंपनीज अधिनियम के तहत। बताइए।
जितनी भी कंपनी में है ही, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। तो बेटा चाहे वो कोई भी कंपनी हो, 1 पर्सन कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। यस। आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पढ़िए। सोल प्रोप्राइटर इज अ बिजनेस यूनिट हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हो सकता है। आइए। है। Limited liability partnership may be constituted. Yes, it can be constituted. HUF business may be formed by a group of people. अरे साफ साफ पता चल रहा है सी वाला गलत है। हाँ, सी वाला गलत है। HUF का तो मतलब ही है फैमिली बिजनेस, और फैमिली के होने चाहिए। वेरी गुड, सबका ठीक है। 13 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है। नॉन, हाँ साफ पता चल रहा है। एकदम सही है सबका। डी इज द ऑप्शन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट इन लाइफ। मैं तो मानता हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी से ज्यादा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आज के टाइम में इंपॉर्टेंट है। लोगों की जरूरतों को सर्व करना, लोगों की हेल्प करना, नेचर के बारे में सोचना इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। यस। 14 पे आते हैं। कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड, सबका सही है। डी। यस, बिकॉज डी में क्या बोल रहा है? फ्री मेडिकल सर्विस डॉक्टर दे रहा है। तो बेटा अगर वो फ्री दे रहा है तो इकोनॉमिक कैसे हुआ? जब तक पैसे चार्ज नहीं करता तब तक वो कैसे कहलाता वो? अच्छा देखिए, ये आ गया ये क्वेश्चन अभी हमने किया है। प्राइवेट कंपनी के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, सबको पता होगा है ना? वेरी गुड, सबका ठीक है। सबका ठीक है, बिल्कुल सही है एकदम, सबका ठीक है। 200 इज द मैक्सिमम नंबर। वेरी गुड। आगे आते हैं। देखो कितने इजी हैं, फटाफट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? पढ़िए। पहला तो सही है, मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम 200 चाहिए। पब्लिक में भी मिनिमम 7 चाहिए, एंड मैक्सिमम पे तो कोई लिमिट ही नहीं है। दूसरा भी सही है। प्राइवेट कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रेडेबल ऑन स्टॉक एक्सचेंज। नो, दिस इज रॉन्ग। ये तो पब्लिक ऑफर हो गया फिर। ये तो फ्रीली ट्रांसफरेबल, ये तो रेस्ट्रिक्शन था उसमें। सबका सही है। प्राइवेट कंपनी शेयर्स आर रेस्ट्रिक्टेड। 17 पे पढ़ते हैं बेटा, सबका सही है वो। चलो आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू पार्टनरशिप? पार्टनरशिप के लिए इनमें से कौन सा गलत है? पहला तो ठीक है। बी गलत लग रहा है मुझे तो, क्योंकि इसमें लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड बोला है, बट पार्टनरशिप में तो अनलिमिटेड होता है ना? तो बी इज द इनकरेक्ट। सी तो होता ही है, उसको डीड बोलते हैं हम। और डीड जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए पार्टनरशिप एक्ट के तहत। बी विल बी द इनकरेक्ट। इनके लिए बी ऑप्शन है, ठीक है। आइए आगे बढ़े। सबको समझ में आया? बी बेटा, बी ऑप्शन गलत है उसमें। एक ही बच्चे ने आंसर दिया है, बाकी सबको क्लियर है? थम्स अप दो एक बार, या डाउट है तो पूछो एक बार। चलो, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। 18th वाला देख लो बेटा एक बार, क्या कह रहा है 18th। अच्छा, फाइंड ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम 18 टू 21। 18 से लेके इस 21 तक ना, जो क्वेश्चन है उसमें ऑड वन आउट करना है। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट करिए। मतलब जो आपको लगता है ये ऑड है, ठीक है। जैसे मतलब कोक, पेप्सी, लिम्का, टी। तो टी इज द ऑड, क्योंकि बाकी सब सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड टी इज द टी। ठीक है, तो वो ऑड हो गया। ऐसे इनमें से आपको क्या लगता है और बताइए। 18th का बताइए। एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन या सोशल एंटरप्राइज? वेरी गुड, सी। वेरी गुड। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज एनी ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग। ऑक्यूपेशन में भी रेंडरिंग द सर्विसिंग एंड टेकिंग द रेम्यूनरेशन। प्रोफेशन में भी गिविंग द सर्विसेज एंड टेकिंग द फीस। सोशल एंटरप्राइज मतलब रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो डजेंट मैटर, डजेंट रिक्वायर कि वो इनकम ले या ना ले, ठीक है, डजेंट मैटर।
देयर कैन बी पार्टनरशिप बिटवीन, ऑड वन आउट, देयर कैन बी पार्टनरशिप बिटवीन, बताइए। वेरी गुड, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? नेचुरल पर्सन, मतलब पार्टनर से पार्टनर बन सकते हैं, मैं आप पार्टनर बन सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, तो वो बनते हैं। पार्टनरशिप और दूसरा पार्टनरशिप फर्म पार्टनर बन गए, ऐसा तो नहीं सुना मैंने, है ना। और डी तो है कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब मैं और मेरी कंपनी इज द पार्टनरशिप, ठीक है। तो सी नहीं होता, एक पार्टनरशिप और दूसरा पार्टनरशिप फर्म, ऐसे नहीं होता। आइए आगे बढ़ते हैं। 20 HUF कैन कॉम्प्राइज मेंबर्स ऑफ ए, ये पता होगा आप लोगों को, ये मैंने बताया है। कौन सा रिलीजन इसमें इंक्लूडेड नहीं था? डी। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। 21 the attribute of a profession does not include, attribute मतलब characteristics, so characteristics of a profession does not include, बताइए। रेंडरिंग स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ सर्विसेज होता है ना, स्पेशल नेचर की तो सर्विस ऑफर करते हैं हम, लाइक लॉ, मेडिकल, है ना, इन सब का तो ये स्पेशल है। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फ्रॉम गवर्नमेंट, हाँ, प्रोफेशनल बॉडी से मिलता है, गवर्नमेंट नहीं देती। तुम्हें सीए का जो सर्टिफिकेट होगा वो आईसीआई देगी ना, गवर्नमेंट तो ना देगी। यस, सो सी, बी इज द इनकरेक्ट, ओके, बी को टिक कीजिए, ये इंक्लूड नहीं करता। सेल्फ इम्पोज कोड ऑफ कंडक्ट तो होता ही है बेटा, कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो सेल्फ इम्पोज होता है, ठीक है, बी इज द इनकरेक्ट। In which form of business do the owners have obligations to pay off liabilities from personal wealth as well as if the business money and assets are not enough? अगर इनमें से किसी का भी बिजनेस का प्रॉफिट कम पड़ जाता है तो इनके पर्सनल वेल्थ में से सेटलमेंट किया जा सकता है लाइबिलिटी का। वो कौन सा है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? एलएलपी नहीं है, प्राइवेट पब्लिक कंपनी, ये सब जो होती है इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। एचयूएफ होता है आपका, वेरी गुड। एचयूएफ में ऐसा होता है कि फर्म का प्रॉफिट कम पड़ गया तो जो मेंबर्स है ना एचयूएफ के, उनके पर्सनल उस तक भी जाया जा सकता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसकी, एचयूएफ की। व्हाट आर द टू, आपको ये पता है बेटा 23rd का, बहुत कॉमन है ये, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है 23rd। सी। वेरी गुड, बाकी लोग भी बताएं। सी, बिल्कुल सही बात। नहीं राधा बेटा, बी नहीं होगा। तुम्हें पता है स्टॉक मार्केट जो होता है ना वो बुल एंड बियर कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। बुल का मतलब पता है क्या होता है? बुल का मतलब होता है शेयर का मार्केट प्राइस जब आगे बढ़ रहा होता है तो कहते हैं बुल मार्केट चल रहा है, और जब शेयर प्राइसेस डाउन हो रहे होते हैं तो कहते हैं बियर मार्केट है, मतलब डाउन जा रहे हैं प्राइसेस, मार्केट डाउन है। तो आपका होता है बुल एंड बियर, सुनना कभी न्यूज़पेपर्स में बुल एंड बियर मार्केट आता रहता है, ठीक है। बुल और बियर का साइन होता है, बिजनेस कॉलम को पढ़ो तो कभी न्यूज़पेपर में, शेयर्स के जब प्राइसेस होते हैं तो बुल और बियर का साइन होता है। आइए आगे बढ़ते हैं 24th का। वी कैन क्लासिफाई ऑल सिमिलर बिजनेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी एज, अगर कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी है हम उनको सिमिलर बिजनेस में क्लासिफाई कर सकते हैं अगर वो क्या हो। लग तो सारे ही रहे, इसका क्या है ऑप्शन? थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है या इंडस्ट्री? विच वन वी आर डूइंग 24th ना? हाँ इंडस्ट्री लगा था, सी और डी मुझे भी लग रहा था इसमें।
बिजनेस तो कोई सा भी हो सकता है, लाइक पर्टिकुलर एक्टिवली क्लासिफाई कर, सिमिलर बिजनेस का तो नहीं है, बट इंडस्ट्री में जो है वो सिमिलर बिजनेस होता है थोड़ा सा। इंडस्ट्री है, like we are doing manufacturing, we are just producing the goods and services, selling and distribution कर रहे हैं, तो like these are some similar form which we are doing in business also, in companies also, in organization also. But apart from that, many things we do in organizations, business and companies, but industry में almost इन चारों का include हो जाता है, ठीक है। तो सिमिलर है इंडस्ट्री इन सबसे, बट कंपनी में इनके अलावा भी कुछ होता है, बिजनेस में और भी बातें हो सकती हैं, बट इंडस्ट्री में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, यही सब होता है। आइए, विच एपेक्स बॉडी ऑफ रेगुलेशन ओवरसीज द गवर्नेंस ऑफ एलएलपी। यस, मैंने अभी लिखवाया। वेरी गुड ऋतु। बाकी लोग भी बताएं इनमें से कौन सा। हाँ एकदम ठीक है, जन्नत ठीक है, भावेश का भी ठीक है। कौन सा ऐसा है मिनिस्ट्री इसमें जो एलएलपी को गवर्न करता है। आरबीआई तो है नहीं, कॉमर्स मिनिस्ट्री भी नहीं है, डी भी नहीं है, लिखवाया था मैंने आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एकदम ठीक है। 26 पे आते हैं बेटा। इन recent news articles from around the world, there has been an increasing trend of privatization of companies. Why is such there a trend? बेटा प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है कंपनी का, बताइए। प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है सबसे ज्यादा कंपनी का। बताओ बताओ। ज्यादा देखो ना तो नहीं, टैक्सेस बचाने के लिए तो नहीं हो सकता, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन का, प्राइवेट फर्म्स भी टैक्सेस बचाती हैं, तो फर्स्ट वुड नॉट बी द रीजन। सेकंड हो सकता है, बट एक बार सी और डी पे ध्यान दे लें, टू मेक पर्सनल वेल्थ, जरूरी नहीं है। टू बी मोर सस्टेनेबल एंड सोशली अवेयर, हो सकता है, बट वो तो पब्लिक वाले भी कर सकते हैं यार, सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल अवेयर। मेनली आप खुद सोचो ना, आज के टाइम पे आपने कितना प्राइवेटाइजेशन सुना है, क्यों हो रहा है, रीजन क्या है। मेन रीजन क्या है कि वो लोग ना अपना कॉस्ट नहीं कवर कर पाते, लॉसेस में चले जाते हैं। आज ये पब्लिक सेक्टर वाले क्यों प्राइवेटाइज हो रहे हैं, ये जो बैंक्स हैं, जो गवर्नमेंट कह रही है कि ये इस कमिंग ईयर्स में 4 बैंक्स को प्राइवेटाइज करेगी, तो वो क्यों करेगी, क्योंकि इन लोगों का लीगल परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है, कंप्लायंसेस नहीं है इनकी, ये लोग लॉसेस में जा रही हैं, और ये लोग कंप्लायंस, इनकी एक्टिविटी एकदम बेकार है, ये लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसकी वजह से ये लॉस में है। सो बी इज द मोस्ट नियरर, ओके, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एलएलपी। सेपरेट लीगल एंटिटी तो होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी होता है, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन नॉट मैंडेटरी लाइक नॉर्मल पार्टनरशिप, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका बी होना चाहिए 27 है ना। हम्म अच्छा हाँ, सॉरी, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन दो डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है कि जब तक आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिलता, तब तक आप लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। और रजिस्ट्रेशन तो होता है कि मतलब अभी आप रजिस्टर कर रहे हो साइट पे, ठीक है। अगर एक बार रजिस्टर हो गई ना एलएलपी, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के मिलने से पहले भी वो स्टार्ट कर सकती है अपना ऑपरेशन, ठीक है। बस रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यस। 28, which of the following statement cannot be associated with business। बिजनेस से ऐसा कौन सा चीज एसोसिएटेड नहीं है, साफ पता चल रहा है बेटा। यस, यस, सबका ठीक है। बी। द करेक्ट ऑप्शन, यस, बिकॉज मैंने आपको बताया था बिजनेस में पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता। दिस इज नॉट नेसेसरी कि ओनली एजुकेटेड पर्सन विल स्टार्ट द बिजनेस, राइट।
अच्छा 29th, डॉर्मेंट कंपनीज कैन बी इनकॉर्पोरेट। क्या मैंने डॉर्मेंट कंपनीज का ऐसा कुछ था कॉन्सेप्ट इसमें? मैंने देखा था, ऐसा तो कुछ था नहीं वैसे, तो मुझे इसका बोथ ए एंड बी है वैसे, अभी जहां तक मुझे पता है इसका, थोड़ा बहुत मैंने सुना है इसका। यस, डॉर्मेंट कंपनीज फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड होल्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। एक बार देख लेते हैं डॉर्मेंट कंपनीज था क्या उसमें, मैंने तो 3 देखे थे कंपनी में। नहीं है स्मॉल कंपनी है और डॉर्मेंट कंपनी भी है, एक बार इस चीज को देख ही लो बेटा। स्मॉल कंपनी तो ज्यादा कुछ नहीं है, लाइक परमिशन है, और जो छोटे बिजनेस होते हैं ना, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, वो स्मॉल कंपनी कहलाते हैं। डॉर्मेंट कंपनी का देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्टिंगली the act also provides for the incorporation of a dormant company that may be created for a future project or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए ये लोग अकाउंटेबल हैं, ठीक है। एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, बस इसी बात है। डॉर्मेंट पता है क्या है, माइनर सी कंपनीज होती हैं जिनके छोटे मोटे इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका ये हो जाएगा, आपने देख ही लिया फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए होता है और इनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट थोड़ा होल्ड करके रखना पड़ता है, तो बोथ ए एंड बी है। ओके, यस, हेड ऑफ द एचयूएफ इज कॉल्ड, वेरी सिंपल, हेड हम, B, यस वेरी सिंपल, हेड ऑफ द एचयूएफ इज कॉल्ड कर्ता, राइट, कर्ता कहते हैं हम उनको। यस, अब जो 31 है वो आप लोग करेंगे, वैसे बहुत सिंपल है। कौन सा इसमें से इकोनॉमिक है, कौन सा इसमें से नॉन इकोनॉमिक है? सिंपल ही है, तुम इसको एज एक्टिविटी खुद करना, ठीक है। बहुत सिंपल है बेटा, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। चलो इसको घर पे करो, इस एक्टिविटी को, इतना तो करोगे तुम, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक पहचान सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे आके यूनिट 1 आपका कंप्लीट है, चैप्टर 1, ठीक है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का। कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट, वो भी अगेन बहुत सिंपल है, पहले पढ़ा हुआ है आपने, तो जल्दी जल्दी करेंगे 2 क्लास में भी उसको। थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें होगी वो मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगा, बाकी हम परसों कंप्लीट कर लेंगे उसको भी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है एनवायरमेंट के ऊपर, बिजनेस एनवायरमेंट आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसी के कॉन्सेप्ट हम इसमें से पढ़ेंगे। अदरवाइज यहाँ पे अभी चैप्टर 1 कंप्लीट है, इसको इस एक्टिविटी को करना एक बार, ठीक है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पहचानने का, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो चलिए बेटा, बाकी अब क्लास ओवर करते हैं और आप लोग भी थोड़ा ले लो टाइम। मैथ्स की क्लास है आज आपकी, है क्या मैथ्स की क्लास आपकी? मैसेज तो आया नहीं था। ओके फाइन, ठीक है, चलो कोई नहीं, तो आप थोड़ा सा रेस्ट करो तुम लोग, मैं मिलता हूँ आपसे कल, ठीक है, बीसीआर की भी क्लास होगी। Until then, take care बेटा, थैंक यू फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो, ओके, चलिए बाय बेटा। ओके सर।